गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने इंडियन इकॉनमी में इससे पहले जो पढ़ा था यह देखा कि 1947 में जब इंडिपेंडेंस मिला हमारे कंट्री को तो उस समय हमारी इकॉनमी की क्या सिचुएशन थी, एग्रीकल्चर की क्या सिचुएशन थी, फाइनेंस सेक्टर की क्या सिचुएशन थी, ट्रेड की क्या सिचुएशन थी, इंडस्ट्री की क्या सिचुएशन, सब हमने देखा। उसके बाद हम देखा कि 1947 1915 के आसपास गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट का प्रयास किया, 5 ईयर प्लान बनाया, उसके थ्रू डेवलपमेंट के लिए प्रयास किया, प्लानिंग के थ्रू। और 19 तक 1950 से 1990 तक हमने देखा कि किस तरह गवर्नमेंट ने प्रयास किया, कैसे इंडस्ट्री को डेवलप करने का प्रयास किया, कैसे एग्रीकल्चर के लिए क्या क्या प्लानिंग थी। उसमें हमने ग्रीन रिवोल्यूशन भी देखा, ग्रीन रिवोल्यूशन में कैसे गवर्नमेंट एग्रीकल्चर को बदलने का प्रयास किया। गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बहुत सारे प्रयास किए, बहुत सारे उसके फायदे भी हुए। कि 1990 तक आते आते इंडियन इकॉनमी की सिचुएशन फिर थोड़ा ख़राब हुई। इसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि इंडियन इकोनॉमिक सिचुएशन खराब हुई तो उसके लिए गवर्नमेंट ने नया फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म जिसको बोलते हैं एलपीजी पॉलिसी, वह स्टार्ट किया 1991 में। ये स्टार्ट करते हैं। Economic reform refers to a set of economic policy directed to accelerate the pace of growth and development. In 1991, the government of India initiated a series of economic reforms to pull the economy out of the crisis of 90s. This reform came to known as New Economic Policy. इसको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बोलते हैं या एलपीजी पॉलिसी बोलते हैं। ये क्राइसिस ऑफ 90s ये जो दिया है यह बहुत इम्पॉर्टेंट है। यह नए एक तरह की इकोनॉमिक रिफॉर्म की गवर्नमेंट को ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि क्राइसिस आ गई थी उसमें इंडियन इकॉनमी में। इसके कारण इंडियन इकॉनमी में बहुत सारे रिफॉर्म किए गए 1991 से। उसका रिफॉर्म का इफेक्ट आज भी हम देखते हैं, बहुत सारे प्लस इफेक्ट भी है और बहुत इकोनॉमिक्स मानते कुछ निगेटिव इम्फेक्ट भी है, कुछ पॉजिटिव इम्फेक्ट भी है। अभी चलिए पहले देखते हैं कि यह न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म की रिक्वायरमेंट क्यों आई। जब इंडियन इकोनॉमी में पहले से सब प्लान के थ्रू चल रहा था डेवलपमेंट का वर्क, तो ऐसी क्या सिचुएशन आ गई कि हमको 1991 में फिर नए इकोनॉमिक रिफॉर्म करने पड़े। इसमें बहुत सारे रीजन है, रीजन फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। यह रीजन हम देखेंगे। फर्स्ट, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर मीन्स जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाने वाले सेक्टर थे वो पब्लिक सेक्टर थे। 1991 तक ऐसी सिचुएशन थी इंडिया में कि मैक्सिमम जो डेवलपमेंट वर्क थे और जो भी था मैक्सिमम जो पब्लिक सेक्टर इन गवर्नमेंट की कंपनियां वर्क करती थी। प्राइवेट कंपनियों के नंबर्स कम थे और बहुत मुश्किल होता था उनको, प्राइवेट कंपनीज को। गवर्नमेंट बहुत प्रयास करती थी, बहुत सारे गवर्नमेंट के फर्म्स थे, बट उनका परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब होता गया धीरे धीरे। पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट कंपनियां थी, उनका परफॉर्मेंस बहुत ख़राब होता गया, इसलिए गवर्नमेंट को रिफॉर्म के बारे में सोचना पड़ा। दूसरा हमने देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट। अभी हमने पढ़ा कि अदर कंट्री से होने वाला जो हमारा ट्रेड है उसका जो स्टेटमेंट होता है पूरे ईयर का, वही क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन बहुत इंडिया में ख़राब थी। हम एक्सपोर्ट बहुत कम हो रहा था हमारे कंट्री से, इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसलिए डिफिसिट था बैलेंस ऑफ पेमेंट में बहुत ज़्यादा। हम जो एक्सपोर्ट करते थे उससे बहुत ज़्यादा हम इम्पोर्ट करते थे। तो अदर कंट्री को हम ज़्यादा कम सेल करते थे और अदर कंट्री से ज़्यादा परचेज करते थे। हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत क्या था, नेगेटिव हो गया था बहुत ज़्यादा, उसे कंप्लीट करने में प्रॉब्लम हो रही थी। हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट में देखा था कैसे जब हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट अदर कंट्री से होने वाला ट्रेड जो होता है, वर्ल्ड से होने वाला ट्रेड, जब हम निगेटिव में होता है तो उससे हम लोन लेकर बोरोइंग करके आरबीआई से या इंटरनेशनल वर्ल्ड बैंक मॉनेटरी फंड से लेकर हम कुछ कंप्लीट करते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो गया था गैप, इसलिए इसको कंप्लीट करना इतना ईजी नहीं था। यह भी एक रीजन था रिफॉर्म के लिए। फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। जब अदर कंट्री से हम जो ट्रेड करते हैं पूरे वर्ल्ड से, हम एक्सपोर्ट बहुत कम करेंगे, इंपोर्ट ही ज़्यादा करेंगे, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे पास बचेगा ही नहीं। हमने फॉरेन एक्सचेंज देखा था कि हमारी कंट्री की करेंसी को छोड़कर जो अदर पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज की करेंसी वो क्या होती है हमारे लिए? फॉरेन एक्सचेंज होती है। वह हमारा जो रिजर्व था बहुत कम हो गया था, बहुत ज़्यादा कम। इतना भी नहीं था कि हम 1 महीने 2 महीने के लिए इम्पोर्ट अपना पूरा कंप्लीट कर सकें। यह बहुत कम था, बहुत निगेटिव सिचुएशन थी इंडियन इकोनॉमी के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की। और एक्सपोर्ट ही हो रहे थे बहुत कम, इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा था, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बढ़ने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। ह्यूज बर्डन ऑफ डेप्ट।
फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम था, बैलेंस ऑफ पेमेंट में माइनस था, पब्लिक सेक्टर की जो कंपनियां थी वो लॉस में जा रही थी, तो गवर्नमेंट के पास पैसे बहुत क्या हो गए, कम हो गए। फिर बहुत सारा लोन भी लिया था गवर्नमेंट ने, तो बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया लोन का गवर्नमेंट के ऊपर। इस तरह जब प्रोडक्शन कम हो रहे थे, इम्पोर्ट ही ज़्यादा हो रहा था, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था, गवर्नमेंट के पास पैसे कम थे, तो इस कारण से इकॉनमी में इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत लंबे समय से यह सब सिचुएशन होने के कारण जो मैनेजमेंट था गवर्नमेंट सेक्टर का बहुत कमज़ोर हो गया, वीक हो गया। ये सब और भी बहुत सारे छोटे बड़े रीजन हैं, ये मेन रीजन्स हैं जिसका प्रभाव यह था कि इंडियन इकॉनमी में पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट की कंपनियां थी अब तक था कि अच्छा करेंगी, उनका परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब हो गया। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा बहुत ही निगेटिव में था, हम एक्सपोर्ट बहुत कम कर पा रहे थे, इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे थे अदर कंट्री से, जिस रीजन से हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या हो गया, खाली हो गया। हमारे पास अदर कंट्री करेंसी ही नहीं थी इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए, परचेज करने के लिए गुड्स सर्विसेज। इसके कारण बर्डन हमारा बहुत बढ़ गया, किसका, लोन का बर्डन। इनको पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा लोन लेना पड़ता, फिर भी इनको पूरा नहीं कर पा रहे थे हम। इन्फ्लेशन इसके कारण से, बहुत ज़्यादा लोन लेने के कारण आरबीआई से बहुत लोन लिया गया, तो आरबीआई नए करेंसी प्रिंट करके लोन देती है, तो करेंसी मार्केट में ज़्यादा आ गई, इससे इन्फ्लेशन भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इस सब का मैनेजमेंट भी सही तरीके से गवर्नमेंट जो अथॉरिटीज़ थी वो नहीं कर पा रही थी। इतना बड़ा रीज़न था कि पूरे हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ही समय खराब हो गई, जिस कारण से इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा कि जो हमारे प्रॉब्लम उसको सॉल्व करने के लिए जो वर्ल्ड बैंक है पूरे वर्ल्ड को यह लोन देता है। उस तरह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, IMF, इन सब के पास इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रोच किया कि हमारे पास फॉरेन रिजर्व बहुत कम है, हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत नेगेटिव में चल रहा है, हमको कुछ बहुत बड़े लोन अमाउंट की रिक्वायरमेंट है। इन लोगों ने टर्म्स एंड कंडीशन रखी IMF वर्ल्ड बैंक ने, हम तभी आपको बहुत ज़्यादा लोन दे पाएंगे जब आप अपनी इकॉनमी को क्या करिए, ओपन करिए। इंडियन इकॉनमी क्या थी, क्लोज बहुत ज़्यादा इकॉनमी थी। वर्ल्ड के जो बिजनेस व्यापार कंपनियां थी उनको बहुत ज़्यादा परमिशन यहाँ पर नहीं थी, और कंट्री के अंदर भी जो थे प्राइवेट फर्म उनको भी बहुत ज़्यादा परमिशन नहीं मिल पाती थी, बहुत मुश्किल होती थी। तो IMF और वर्ल्ड बैंक ने कहा कि आपकी सिचुएशन बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए भी हम हेल्प करेंगे, आपका जो फॉरेन रिजर्व फॉरेन करेंसी का रिजर्व बहुत कम हो गया, उसमें भी हम सब तरीके से आपकी हेल्प करेंगे, बट कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है कि आपको अपने इकॉनमी को लिबरलाइज करना होगा, ओपन करना होगा, और इंडिया के भीतर के कंपनीज को भी और इंडिया के बाहर के कंपनीज को भी आपको अपॉर्चुनिटी देनी होगी कि वो भी आपकी इकॉनमी में, आपकी कंट्री में वर्क कर सकें। तो इन सब टर्म्स कंडीशन पर 1991 में इंडियन गवर्नमेंट ने नया न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म चालू किया। उसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरसिम्हा राव जी थे और श्री मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर थे। इस समय स्टार्ट किया गया। इसी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को हम LPG पॉलिसी भी बोलते हैं, LPG पॉलिसी भी बोलते हैं, जो 1991 में प्रारंभ हुआ। एल देख सकते हैं लिबरलाइजेशन, P से प्राइवेटाइजेशन, G मीन्स ग्लोबलाइजेशन। तो यह LPG, L मीन्स लिबरलाइजेशन, P मीन्स प्राइवेटाइजेशन, G मीन्स ग्लोबलाइजेशन। यह LPG पॉलिसी बोलते हैं जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है 1991 का। अब इनको हम अलग अलग देखेंगे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन क्या क्या है। चलिए, फर्स्ट लिबरलाइजेशन, रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रेस्ट्रिक्शंस ऑन द प्राइवेट सेक्टर। जो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लगाए हुए थे कि हमारे परमिशन के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं, यहाँ इस सेक्टर में आप फैक्ट्री ओपन नहीं कर सकते, यहाँ पर आप ट्रेड नहीं कर सकते। इन सबको रिमूव करना क्या होता है, लिबरलाइजेशन। फ्रीडम ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स फ्रॉम डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा कंट्रोल लगाया हुआ था प्राइवेट कंपनीज फर्म के ऊपर, उसको क्या करना, प्राइवेट फर्म को थोड़ा फ्रीडम देना कि वह अपने तरह से भी कार्य कर सके, जहाँ चाहे वहाँ फर्म लगा सकें और जिस सेक्टर में चाहे वहाँ आप प्रोडक्शन वर्क कर सके। इसमें बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन था गवर्नमेंट की तरफ से। तो यह गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शन को हटाना ही क्या होता है, लिबरलाइजेशन। किसी भी कंट्री में जो गवर्नमेंट होती है पूरे इंडस्ट्री को कंट्रोल करती है कि हम जो कहेंगे वही होगा, यहाँ आपको इस सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करना, उस सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करना, यहाँ करना है तो इतने करोड़ तक करना है, वहाँ करना है तो इतने, लिमिट हर जगह कंट्रोल। उस कंट्रोल को कम करना धीरे धीरे क्या होता है, लिबरलाइजेशन होता है। अब इसमें लिबरलाइजेशन में क्या क्या हुआ, इंडस्ट्री में रिफॉर्म किए गए, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में, फॉरेन ट्रेड, हर सेक्टर में रिफॉर्म किए गए, लिबरलाइज किया गया, प्राइवेट फर्म को मौका दिया गया, गवर्नमेंट ने अपने को धीरे धीरे दूर किया इससे।
तो पहले देखेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या रिफॉर्म गवर्नमेंट ने किए। रिड्यूसिंग इन लाइसेंसिंग, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, इससे 1991 से पहले कोई भी फर्म अगर हो, कोई भी प्राइवेट इन्वेस्टर अगर चाहता है कोई कंपनी ओपन करना, तो उसको गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन देने होती थी। किस लिए? लाइसेंस के लिए। बिना लाइसेंस से आप देखते हैं आज हमको 4 व्हीलर लेकर चलना है रोड पर तो हमको लाइसेंस चाहिए, बिना लाइसेंस के आप हैं तो इलीगल है। इसी तरह यह लाइसेंसिंग सिस्टम था। कोई प्राइवेट इन्वेस्टर कोई कंपनी खोलना चाहता है, किसी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहता है तो गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना होता था इसको। यह क्या था, बहुत नेगेटिव इफेक्ट था प्राइवेट फर्म को। बहुत लंबा समय, कई महीनों तक, सालों तक गवर्नमेंट ऑफिसों के चक्कर लगाने पड़ते थे, उनको लाइसेंस जल्दी मिलता नहीं था नई कंपनी ओपन करने के लिए या कुछ भी करने के लिए। तो इसको क्या किया गया, कम कर दिया गया। उस समय 1991 में 5 सेक्टर को छोड़ दी। मेन जो 4-5 सेक्टर गवर्नमेंट के थे, एटॉमिक एनर्जी है, रेलवे है, इस तरह के जो या मिसाइल टेक्नोलॉजी है जो बहुत इंपॉर्टेंट थे कंट्री के लिए, उनको छोड़कर और सबको लाइसेंसिंग सिस्टम से क्या कर दिया गया, बाहर। उसमें गवर्नमेंट के लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं थी। यह बहुत बड़ा एक रिवोल्यूशनरी चेंज था इंडियन इकोनॉमी के इंडस्ट्रियल सेक्टर में। जो लाइसेंस लेना पड़ता था लंबे समय, महीनों सालों तक गवर्नमेंट ऑफिस के चक्कर लगाने पर भी परमिशन नहीं मिलती, तो खत्म कर दिया गया। 4-5 सेक्टर थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। एटॉमिक एनर्जी था, एटम बम वगैरह बनाने के लिए, मिसाइल टेक्नोलॉजी थी, रेलवे था, कोल माइंस, इस तरह की जो चीज़ें थी, माइंस वगैरह, इन सबको गवर्नमेंट सेक्टर में रखा गया और सबको जो है बिना लाइसेंस से कर दिया गया, जो चाहिए अपना ओपन करिए। साथ डिक्रीज इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, जो गवर्नमेंट के सेक्टर थे, गवर्नमेंट कंपनियां थी, उसका रोल क्या कर धीरे धीरे कम किया गया। स्टार्ट कर दिया गवर्नमेंट 1991 के बाद कि पब्लिक सेक्टर हमारी कंपनियों का रोल क्या करेंगे, हम कम करेंगे, प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा मौका देंगे। डी रिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, छोटे छोटे जो इंडस्ट्रीज होती है, वो गवर्नमेंट ने यह फिक्स कर रखा था कि कोई प्रोडक्शन, सपोज दैट एग्जांपल के लेते हैं कि पेन हमको मैन्युफैक्चर करना हो, तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एग्जाम्पल के मान लीजिए उसकी लिमिट बना दिया 1 लाख, 1 करोड़। 1 करोड़ से कम कंपनियां होंगी स्मॉल स्केल मानी जाएंगी, केवल एग्जाम्पल के लिए, हर चेंज होता रहता है। तो 1 करोड़ से नीचे सपोज दैट कोई कंपनी है जो 1 करोड़ से नीचे की वो पेन बना रही है, कोई ऐसी कंपनी है जिसके पास 100 करोड़ कैपिटल है, वो भी पेन बनाना चाहती है, तो 1991 से पहले उसको परमिशन नहीं थी। अगर पेन एग्जाम्पल के लिए रिजर्व है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, तो वही इंडस्ट्री बनाएगी जो एग्जाम्पल लिया हमने कि 1 करोड़ से कम जिसकी कैपिटल हो। 1 करोड़ से ज़्यादा जिसकी है, वो कितनी भी टेक्नोलॉजी उसके पास हो, उसको परमिशन नहीं मिलेगी। तो इससे क्या था, सेक्टर डेवलप नहीं हो पा रहे थे। इसको क्या कर दिया, हटा दिया गया। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में बहुत सारे गुड्स को रखा गया था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही इसको केवल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करेंगे, हटा दिया गया, सबको मौका दिया गया इसमें। मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्शन ट्रेड पॉलिसीज, MRTP एक्ट। मोनोपोलीज के बारे में, मोनोपोली के बारे में आपने 11th क्लास में पढ़ा है। किसी एक फर्म का कंट्रोल होता है इसके ऊपर, तो मैक्सिमम क्या था, गवर्नमेंट का कंट्रोल था, गवर्नमेंट अपना कंट्रोल हटाया। किसी किसी जगह पर ऐसा ना हो कि कोई एक बड़ी कंपनी आए और पूरा एरिया को, पूरा जो उसका सेक्टर है उसको कब्जा कर ले, कंट्रोल कर ले। यह मोनोपोली की सिचुएशन ना है, इसके लिए भी एक एक्ट बनाया गया, MRTP एक्ट बोलते हैं, कि कोई एक फर्म या कोई बड़ी कंपनी किसी एक सेक्टर के ऊपर कंट्रोल ना करे, सबको मौका मिले। तो इस तरह इंडस्ट्रियल सेक्टर में इस तरह के रिफॉर्म किए गए, लाइसेंसिंग सिस्टम को खत्म कर दिया गया, सबसे बड़ा रिफॉर्म था। अब कोई भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियाँ किसी भी एरिया में, जो 4-5 एरिया गवर्नमेंट के थे, उसको छोड़कर इन्वेस्ट कर सकती थी। फाइनेंशियल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर में क्या था, पूरा RBI का बहुत ज़्यादा कंट्रोल हुआ करता था 1991 से पहले। अब इसमें जो किया गया रिफॉर्म, जो रेगुलेटर था RBI, उसके फैसिलिटेटर बना दिया गया उसको। अब RBI को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि अब रेगुलेटर नहीं रहेंगे आप, बहुत ज़्यादा कंट्रोल आपका है फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर, जिससे में डेवलपमेंट में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। आप केवल फैसिलिटी लेवल कराइए, बैंकों को रूल रेगुलेशन बनाइए, वो काम उनको अपने करने दीजिए। इसमें देखिए चेंज इन रोल इन RBI क्या बना दिया गया, रेगुलेटर से फैसिलिटेटर बना दिया गया। कंट्रोल RBI का थोड़ा कम कर दिया गया। इंक्रीज इन लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट थी उसको बढ़ाया गया। सपोज दैट अभी जैसे है एरोप्लेन सेक्टर, एग्जाम्पल के लेते हैं एरोप्लेन सेक्टर, एविएशन सेक्टर को लेते हैं। पहले इसमें ऐसा था कि प्राइवेट सेक्टर को, जो अंदर कंट्री की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी कोई है जो एरोप्लेन सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, उस लिमिट थी, और लिमिट थी सपोज दैट वो 10% ही इन्वेस्ट कर सकती है, 20% इन्वेस्ट कर सकती है। इस लिमिट को क्या किया गया, हटाया गया।
आज सिचुएशन ऐसी हो गई है, प्रेजेंट टाइम में देखेंगे तो एविएशन सेक्टर में 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट की परमिशन है। कोई इंटरनेशनल कंपनी है वो इंडिया में आकर वो अपना एरोप्लेन सर्विसेज स्टार्ट कर सकती है गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन देकर, जो भी गवर्नमेंट का प्रोसीजर है उसको फॉलो करके। पहले नहीं था, परमिशन ही नहीं थी। परमिशन थी भी तो 10% इन्वेस्ट कर सकते हैं, 20% तो कोई भी प्राइवेट कंपनी नहीं आ पाती थी यहाँ पर, बड़ी बड़ी कंपनियाँ वर्ल्ड की। तो यह किया गया कि जो लिमिट थी कितना परसेंट अभी उसको हटा दिया गया। अभी तो डिफेंस सेक्टर्स जो बहुत ज़्यादा कंट्रोल में गवर्नमेंट ने रखा था उसमें भी 50% से ज़्यादा कर दिया गया है। प्राइवेट कंपनियां या अदर वर्ल्ड की कंपनियां किसी अंडर कंट्री की आकर डिफेंस सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट कर सकती है, यहाँ पर डिफेंस इक्विपमेंट वेपन्स वगैरह बना सकती है। और जैसे कि अभी 1991 में जो रिजर्व बैंक को रेगुलेटर से पावर थोड़ा कम की गई, फैसिलिटेटर बनाया गया, तो प्राइवेट बैंक को भी मौका मिला। इससे पहले प्राइवेट बैंक को मौका नहीं मिल रहा था। आप एक देखेंगे ICICI, ये इस तरह के यह सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है इंडिया का। इस तरह के जो बैंक थे वो 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म जब होते हैं तभी इनको मौका मिलता है, नए बैंक ओपन होते हैं। आज बहुत सारे प्राइवेट बैंक आपको देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ा एग्जांपल ICICI इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है। तो प्राइवेट बैंकों के आने से क्या हुआ, जो गवर्नमेंट बैंक थे प्राइवेट बैंक में कंपटीशन हुआ। कंपटीशन होने से प्राइवेट बैंक अच्छी फैसिलिटी देते, गवर्नमेंट बैंक पर प्रेशर आया कि आप भी अच्छी फैसिलिटी अवेलेबल कराइए। अब एक्सपेंशन प्रोसेस, किसी कंपनी को या किसी बैंक को नए ब्रांच ओपन करने हैं तो थोड़ा इजी कर दिया गया। पहले क्या था, किसी बैंक को नया ब्रांच ओपन करना है तो RBI के पास एप्लीकेशन देगा, बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन, तो बहुत लंबा टाइम उसमें स्पेंड होता था। अभी क्या हो गया कि ईजी हो गया प्रोसेस। कोई भी बैंक नया ब्रांच स्टार्ट करने जा रहा है, RBI को इन्फॉर्म करेगा, अपना ब्रांच ओपन कर लेगा। इससे क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ बैंकिंग का और एक्सपेंशन हुआ, बहुत दूर दूर तक इसका एक्सपेंशन हो गया। टैक्स रिफॉर्म देखिए क्या हुआ है, जो टैक्स रेट्स थे ज़्यादा थे उसको क्या किया गया, कम किया गया 1991 के बाद। और सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस, टैक्स देने का भी डायरेक्ट टैक्स हो इनडायरेक्ट टैक्स हो, प्रोसेस बहुत हार्ड था, उसको सिंपल बनाया गया कि जो भी टैक्स देने वाले लोग हैं उनको ईजी रहे, वो कंपनी हो या कोई पर्सन हो। उसी में बहुत सारे सुधार किए गए। टैक्स रेट बहुत ज़्यादा थे उसको कम किया गया कि लोग टैक्स दें। टैक्स रेट ज़्यादा होने के लॉस यह था कि लोग टैक्स क्या करते थे, अपनी इनकम को छुपाते थे, टैक्स नहीं देना था, ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था इसलिए छुपा लेते थे उसको। प्रोसेस को सिंपल करने से हुआ कि आसानी से लोग टैक्स अपना दें, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम उनको न हो। इसी में आप देखेंगे कि 1 जुलाई 2017 को इस प्रोसेस में आगे बढ़ते हुए इंडिया में GST चालू किया गया। इसका एम है 1 नेशन 1 टैक्स 1 मार्केट। एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो पूरे कंट्री में जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स थे मैक्सिमम टैक्सों को एक साथ मिलाकर ये GST इंडिया में चालू किया गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 1 जुलाई 2017 से, यह डेट याद रखना है हमको, 1 जुलाई 2017 से इनडायरेक्ट टैक्स है। और इसका मोटिव था 1 नेशन 1 टैक्स 1 मार्केट। अभी कंट्री के अलग अलग पार्ट में जाने पर अलग अलग तरह के चीज़ें देखने को मिल रहा, कई तरह के टैक्स होते थे, अलग जाइए अलग टैक्स देने पड़ते थे। लेकिन अभी क्या हो गया, इसके आने से टैक्स 1 नेशन में किसी गुड्स पर 1 टैक्स होगा, ये इनडायरेक्ट टैक्स है और पूरे इंडिया के टैक्स सिस्टम को इसने चेंज किया है।